Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Arya and I'll be teaching you guys physics. And आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैपेसिटेंस और आज हम उसके एमसीक्यू करने वाले हैं. एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, मतलब एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम से है. बट मैं इस चैप्टर को अलग से कराती हूँ क्योंकि ये चैप्टर ना एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है ये चैप्टर. और ये अलग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है उसमें देखा जाए तो जितने क्वेश्चन पोटेंशियल से आते हैं उतने ही कैपेसिटेंस से भी आते हैं. तो ये बहुत एक हाई वेटेज टॉपिक है उस चैप्टर का, तो मैं इसको अलग से करा देती हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. टू कैपेसिटर ऑफ 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series and this combination is connected in parallel with 2 microfarad capacitor. If this network is charged to 100 volt, what is the equivalent capacitance? अब इसमें क्या कह रहे हैं कि दो कैपेसिटर हैं. पहले हमारा 3 माइक्रोफेराड का देन 6 माइक्रोफेराड का, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में. तो इसका डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा 3 माइक्रोफेराड वाला होगा और ये 6 माइक्रोफेराड वाला है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है. एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 2 माइक्रोफेराड. अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे क्या कहते हैं कैपेसिटर से कनेक्टेड है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है. टू माइक्रोफेराड वैल्यू है इसकी. इफ दिस नेटवर्क इज चार्ज टू 100 वोल्ट. अच्छा, ये जो बैटरी से लगा है उसमें कितना क्या कहते हैं वोल्टेज है, 100 वोल्ट है ना. तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा 100 वोल्ट का. व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है. तो देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी में जब कोई रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सीरीज में. और पैरेलल में होता है तो उसके लिए अपॉन में करके, लाइक ऐसे 1/r + 1/r, ये पैरेलल के लिए करते हैं. बट कैपेसिटेंस में यही चीज़ उल्टी होती है. कैपेसिटेंस में लाइक ये वाला जो हमारा 3 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड है दोनों सीरीज में है, बट इसको हम पैरेलल ही करेंगे, है ना. तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6 जो कि हमारा आ जाएगा 3/6. इसको अपोजिट करके लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2. तो ऊपर दोनों का सम कितना आ रहा है हमारा 2 माइक्रोफेराड आ रहा है. नीचे हमारा कितना है 2 माइक्रोफेराड. अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रोफेराड आ जाएगा, है ना. अब यहाँ पे आंसर 4 माइक्रोफेराड डायरेक्टली नहीं है तो इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाएगा तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज 3.43 माइक्रोफेराड. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is equal to 2 partially filled half the area of parallel plate capacitor that originally has a capacitance of 4 microfarad. What is the new effective capacitance? अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि पहले क्या कहते हैं जो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस था वो कितना था, C नॉट जिसको हम लिख लेते हैं वो 4F था, 4 फराड था. डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है. अब यहाँ पे जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं वो जो ओरिजिनल एरिया था उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना. तो इसमें हो क्या जाएगा जब हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा किसी कैपेसिटर को, ऐसा रहेगा लाइक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे आधे में डाल दिया है हमारा स्लैब डाल दिया तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ का k = 2 है. तो अब ये जो सिस्टम हो गया ना ये ऐसा एक्ट कर रहा है कि दो कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है पैरेलली. तो देखो C1 जो है हाफ द एरिया जिसको हम बोल देते हैं a/2, वो किससे फिल्ड है, k = 1. एयर वाला जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है. जो हमारा C2 है वो भी सेम है, हाफ द एरिया a/2, जिसमें कैपेसिटेंस मतलब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है k = 2 है. अब मैथमेटिकली अगर हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C = A/(ε0/d) और यहाँ पे C0 की वैल्यू कितनी है 4F है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A/(ε0/d) = 4 फराड. ये लिखा. अब C1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो ε0 a/2 कर देंगे क्योंकि एरिया हमारा हाफ हो गया है, डिवाइड बाई डी. तो इसको जब लिखेंगे तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू में ε0 a/d. अब ये हमारी ε0 a/d की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोफराड. तो यहाँ पास से हमारे ये 4 फराड है. तो यहाँ पे एप्सनॉट इंटू में a/d को हम 4 लिख देंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 फराड आ जाएगा. सिमिलरली C2 वाले के लिए भी हम यही चीज़ करेंगे. तो यहाँ पे k आ जाएगा k एप्सनॉट a/2 बाई डी. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू में एप्सनॉट a/2 डी. तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 फराड.
ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिंपली C1 प्लस C2 कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 6 फराड। ओके, मतलब माइक्रो फराड। अच्छा यहाँ पे सॉरी, जहाँ पे भी मैंने माइक्रो नहीं लिखा वहाँ पे आप लोग समझ जाना, वहाँ पे माइक्रो फराड है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन 6 माइक्रो फराड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर radius r1 is equal to 10 centimeter and outer radius r2 is equal to 20 centimeter. What is capacitance in picofarad? यहाँ पे picofarad में हमारा रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर, देखो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बाय बी माइनस ए, ये हमारा होता है यूजुअली फॉर्मूला इस केस में, है ना। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई 8.85 एप्सिलॉन की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे -12 इंटू में क्या करेंगे 0.1 इंटू में 0.2 बाय 0.1, ये हमने क्या किया, ये हमने ए बी बाय बी माइनस ए की वैल्यू रख दी है, तो ये हमारा आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हुआ, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारी 22.27 इंटू 10⁻⁻12 फराड, जिसको हम क्या कहते हैं, नियरली कितना, यहाँ पास से ऑप्शन में 22 के पास में कौन सा आ रहा है हमारा, ये वाला आ रहा है 19.7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियरली 19.7 पिको फराड। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड वाले का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू अ चार्ज क्यू आफ्टर विच द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। मतलब एक कैपेसिटर था, उसको पहले हमने क्यू चार्ज दिया, उसके बाद जो बैटरी है उसको डिसकनेक्ट कर दिया। इफ द प्लेट सेपरेशन इज देन डबल, अच्छा उसके बाद जो प्लेट का सेपरेशन था, मतलब कि पहले डिस्टेंस सपोज डी थी, तो उसके बाद कितनी हो गई, 2D हो गई, डबल हो गई, है ना, 2D होगी। व्हाट हैपेंस टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस वी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्यू क्या है, क्यू हमारा जो है वो कांस्टेंट है, क्यों हमारा कांस्टेंट है, और जो हमारा कैपेसिटेंस होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाय डी। मतलब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जब ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हमारा जो डिस्टेंस है वो अगर डबल कर दिया गया है, तो पहले सपोज जो पहला था C1, उसके बाद दूसरा जो है हमारा न्यू कैपेसिटेंस वो है हमारा C2, उसको लिखेंगे तो पहले डिस्टेंस क्या थी, D थी, उसके बाद 2D हो गई, तो हमारे यहाँ पे से C2 जो आ जाएगा वो C1 बाय 2 आ जाएगा, जो हमारा नया वाला कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस का हाफ हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो हमारा V जो होता है वो क्या होता है, Q बाय C होता है। तो यहाँ पे हमारा जब चार्ज कांस्टेंट है तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 2V हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 2 वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैज इनर रेडियस, अंदर वाला रेडियस कितना है, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारी 0.5 मीटर, व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेट कैपेसिटेंस। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैपेसिटेंस बताना है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात होती है तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय एल एन बी बाय ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, ठीक है। और यहाँ पे जब हम एल एन बी बाय ए, जब हम एल एन बी बाय ए की वैल्यू रखेंगे तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10/5, जो कि हमारी आ जाएगी 2। तो एल एन 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.693, ये वैल्यू होती है एल एन 2 की। तो जब इसको हम पुट करेंगे C इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हुआ इंटू में 0.5 जो कि हमारी लेंथ है, डिवाइड बाय हमारा यहाँ पे एल एन बी बाई ए की कितनी आ गई थी वैल्यू, 0.693। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नियरली कितना आ जाएगा, 55 पिको फराड की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डेल्टा नेटवर्क, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेजर अक्रॉस एनी 2 वर्टिसेस। डेल्टा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है
ओके, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। अब सपोज है ये ए बी सी, इसमें किसी भी दो टर्मिनल के अलोंग हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो सपोज हम ए और सी के बीच मान लेते हैं, तो अगर ए और सी के बीच में निकालना है तो ये हमारा ये वाला जो हमारा कैपेसिटेंस है और ये वाला जो है दोनों सीरीज में है। तो दोनों सीरीज में है तो इनका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड, और ये फिर ऊपर वाला जो 1 माइक्रोफैराड है वो नीचे वाले के साथ पैरेलल में है। तो जब उन दोनों का हम क्या करेंगे, सिंपली सम कर देंगे 2 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर क्या है, बी वाला 3 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, इसमें पूछा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। फील्ड फॉर्म अगर यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एप्सन ये ई नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, हमारा आंसर मैच कर रहा है ये क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला, हमारा फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 4 is inserted halfway between the plates of a capacitor such that it occupies a thickness of d by 2, half the separation distance. What is the effective dielectric constant? Okay, यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर उसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है हमारी d, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस की बात की जाए तो वो हो जाता है हमारा d/2। अब यहाँ पे दो लेयर है, मतलब कि यहाँ पे सीरीज सिस्टम हो रहा है, सीरीज सिस्टम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला डिस्टेंस हाफ हो रहा है, मतलब वो कुछ ऐसा था और यहाँ पे ऐसे डाला गया है, तो ये हाफ हो गया और ये आधा हाफ हो गया। आधा हाफ का जो है थिकनेस कितनी हो गई d/2, और ऊपर वाले कितनी है उसकी है मतलब ओवरऑल पहले d थिकनेस थी, फिर जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो d/2 हो गया। अब यहाँ पे अगर क्या कहते हैं इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देखें पहले हम, एक सेकेंड। अब यहाँ पे हम अगर इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें, जिसको हम के इफेक्टिव लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा 2k/k+1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको जब लिखेंगे तो 2k/k+1 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे k को 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू दी गई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो यहाँ पे हमारा फिर k इफेक्टिव कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 4/4+1, जो कि हमारा आ जाएगा 8/5, ये हमारा आ जाएगा 2.4। हमारा कौन सा आंसर आ गया, ए वाला। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच चार्ज टू पोटेंशियल V1 and V2 respectively with opposite polarities are connected together, plus of one is to connected with minus of other. What is the final potential difference across the combination? देखो Q1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, CV1, Q2 हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा CV2। अपोजिट पोलैरिटी है, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हमेशा याद रखना, अगर अपोजिट है, पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है तो सब्सट्रैक्ट होगा, और अगर सेम पोलैरिटी है तो वहां पे ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C V1 माइनस V2 करेंगे, टोटल तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, टोटल कैपेसिटेंस जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा कितना, 2C। ठीक है ना, तो वोल्टेज हमारे यहाँ पे कितना, वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2/2। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा आ गया यहाँ पे, V1 माइनस V2/2, बी ऑप्शन आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये चीज़ समझ आ गई ना, 2C कितना कैसे आया है, 2C कैसे आया, ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई, क्योंकि Q1 जो है हमारा वो C है, और Q2 जो हमारा वो है वो क्या है हमारा C है, वो भी हमारा C है, तो दोनों का जब ऐड, दोनों का हमने ऐड करके यहाँ पे 2C लिखा है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीइंग पुल्ड आउट ऑफ अ कैपेसिटर, एज्यूम इट इज हाफ इंसर्टेड एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज केप्ट कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और प्लेट सेपरेशन कितनी है उसकी, D है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज V जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे पार्शियली इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब डाई इलेक्ट्रिक इंटर करेगा कैपेसिटर में, तो जब हमारा कैपेसिटेंस है वो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन A/D, बट विथ डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A/D। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज करने वाला है ना।
अब एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV² होता है। अब यहाँ पे जब डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज करेगा, हमारा डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज करेगा मतलब कैपेसिटेंस हमारा, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी, स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, बट एनर्जी यहाँ पे जो आएगी कैपेसिटर की वो कहाँ से आएगी, वो बैटरी से आने वाली है। बैटरी सप्लाई करेगी एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जो नेचर होगा ना वो ट्राई करेगा कि कैपेसिटेंस जो है वो उसको इंक्रीज करे। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस करेगा सिस्टम की एनर्जी को ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक है ना उसको जब पुल करेंगे इनसाइड द कैपेसिटर, इसका मतलब कि जो फोर्स हमारा उसमें एक्ट कर रहा था स्लैब में, वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा था। तो इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, फोर्स का कैसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन K-1 इंटू में E²A, जिसमें K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और E जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि V/D होता है, और A हमारे यहाँ पे प्लेट हो जाए, प्लेट की एरिया हो जाएगी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ आता है कि K-1 जो है ना, इस टर्म को देखो आप, K-1, अब यहाँ पे अगर K इंक्रीज करेगा तो फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और अगर हम K को 1 रख देंगे तो फोर्स हमारा 0 आ जाने वाला है। मतलब कि यहाँ पे फोर्स जो है ना वो डिपेंड कर रही है किसमें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो K इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और इसमें हमारा क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स पूछ रहा था, तो मतलब जब हमारा K इंक्रीज होगा तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 11th वाला। इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज लाइक कैपेसिटर नेटवर्क द ब्रिज इज अनबैलेंस, जो ब्रिज हमारा वो अनबैलेंस है। फाइंड द इफेक्टिव ब्रिज कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन C1 2 माइक्रोफैराड, C2 3 माइक्रोफैराड एंड C3 4 माइक्रोफैराड एंड C4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। अच्छा, यहाँ पे एक व्हीट स्टोन ब्रिज लाइक कैपेसिटर का नेटवर्क बनेगा। जो ब्रिज है वो अनबैलेंस है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ब्रिज है वो हमारी अनबैलेंस है, और यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो C1 2 माइक्रोफैराड है, C2 3 माइक्रोफैराड है, C3 4 माइक्रोफैराड है और C4 6। अब देखो बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, C1/C2 कितना लिख सकते हैं हम, 2/3, और C3 C4 कितना लिख सकते हैं हम, 4/6, जो कि हमारा आ जाएगा 2/3, है ना। तो यहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो रहा है, मतलब कि मिडिल वाला कैपेसिटर जो होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है ना। तो इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब दो सीरीज, यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 सीरीज में रहेंगे और 2 पैरेलल में, मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा। ये ऐसा था हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 था, ये हमारा 6, सॉरी एक्चुअली ये हमारा 2 था, ये 3 था, और ये वाला हमारा 4 था और ये वाला हमारा 6 था। ठीक है, तो अब इसमें देखो कि ये सारा बैलेंस हो रहा है ना, तो ये वाले जो हो जाएंगे ऊपर के 2 ये सीरीज में हो जाएंगे और ये वाले ये 2 सीरीज में हो जाएंगे। तो ये जब सीरीज में है और ये वाले जब सीरीज में है, दोनों का फिर पैरेलली क्या कहते हैं, दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे को, तो उसके बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वही होगा। अब इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a capacitor has a leaky dielectric which can be modeled as having a conductance G in parallel with the capacitance. What is equivalent parallel resistance representing this leakage? कंडक्शन, अब यहाँ पे जो G है ना, G को हम 1/R लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे G जो है उसको हम 1/R लिख सकते हैं। सो जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना R, उसको क्या लिख देंगे, 1/G, जिसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1/G। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर इज डबल्ड, मतलब कि जो वॉल्यूम है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का उसको डबल कर दिया बाय फुल्ली इंसर्टिंग इट बिटवीन द प्लेट्स इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर जो बैटरी है वो कनेक्टेड है, व्हाट इज द फैक्टर बाय विच द स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस। अब देखो बैटरी कनेक्टेड है, मतलब कि हमारा V यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV²। अब यहाँ पे हमारा जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा बाय फैक्टर ऑफ K, तो एनर्जी भी हमारा सेम फैक्टर से बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटेंस हमारा K फैक्टर से बढ़ेगा, तो एनर्जी भी हमारी K फैक्टर से बनेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, एनर्जी जो होगा ना वो सीधा डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर हमारा डबल हो रहा है, मतलब एनर्जी भी हमारी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फैक्टर, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कोएक्सियल
कोएक्सियल केबल विथ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस बी। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो सीधा होता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन ln b बाय ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको सीधा सीधा रट लो, इसमें कोई और वही नहीं है एक्सेप्शन या कुछ भी, सीधा इसको रट लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज फॉलोज, 2 पैरेलल पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड देन दीज 2 पेयर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा यहाँ पे क्या है कि दो पैरेलल के पेयर बने और दोनों फिर सीरीज में कनेक्टेड, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा एक पेयर हो गया पैरेलल वाला और ये हमारा दूसरा पेयर हो गया पैरेलल वाला, और दोनों देखो सीरीज में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारा पूछा है टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। सारे एक सेकेंड, सारे यहाँ पे हमारे 1 माइक्रोफैराड के हैं चारों, तो ये वाला कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, इसका कितना हो जाएगा 2, दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आंसर 1 माइक्रोफैराड, मतलब ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ डाइइलेक्ट्रिक द पोलराइजेशन वेक्टर इज पी। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या है, जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो p है। व्हाट इज द रिलेशन फॉर बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका पूछ रहा है, दैट इज सिग्मा बी, उसका उसमें रिलेशन पूछा है दोनों में क्या। देखो पोलराइजेशन वेक्टर हमारा अगर बी पी है तो हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसका सीधा सिंपल होता है सिग्मा बी इज इक्वल टू पी इंटू में एन, जिससे हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें कुछ भी आप लोग को समझाने लायक तो देखो है नहीं, इसका एज इट इज यही ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 17, इन अ RC सर्किट व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू 1 by E अप्रोक्सीमेटली 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अच्छा यहाँ पे अगर डिस्चार्ज करें तो डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय RC। अब यहाँ पे जो हमारा V है वो V नॉट बाई ई हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है डिस्चार्ज टू 1 by E, तो V इज इक्वल टू वी नॉट बाई ई लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो T हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा RC। T हमारा कितना हो जाएगा, RC हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अ प्लेट्स ऑफ capacitor are moved apart slowly while the capacitor remains connected to a battery, what can be said about work done by the battery। देखो बैटरी कनेक्टेड है, मतलब फिर से यहाँ पे वो जो हमारा वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ CV स्क्वायर। अब अगर प्लेट हमारी दूर होगी तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस हमारा डिक्रीज करेगा, और कैपेसिटेंस जब डिक्रीज करेगी तो एनर्जी भी हमारी डिक्रीज करेगी। तो बैटरी यहाँ पे बैटरी कितना वर्क करेगी, उतना ही करेगी जितना इंक्रीज हो रहा है स्टोर्ड एनर्जी में, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट इक्वल्स द इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब ए ऑप्शन है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, a capacitor has two dielectrics of equal thickness d by 2 each placed in series between its place. If their dielectric constant are K1 and K2, what is the effective relative permittivity for the combination। अब देखो यहाँ पे अगर सीरीज में है तो उसका डायरेक्ट क्या कहते हैं फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव का, K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2 1/K1 प्लस 1/K2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा K इफेक्टिव यहाँ पे कितना आ जाएगा 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम दिया गया है तो इसलिए हमने डिस्टेंस वगैरह को एज अ फैक्टर नहीं दिया, यहाँ पे सीधा K इफेक्टिव का ये फॉर्मूला लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ वन डेफ ग्राफ जनरेटर कैन अचीव इज प्राइमरली लिमिटेड टू। देखो वोल्टेज जो लिमिटेड होता है ना वो किससे होता है, बाय एयर ब्रेकडाउन। जब एयर ब्रेकडाउन होता है तो वोल्टेज वहां पे हमारा लिमिटेड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वहां पे स्ट्रांग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग हो जाएगी तो एयर आयनाइज करेगी, और वहां पे क्या होगा जब एयर आयनाइज करेगी तो स्पार्क होगा, क्या होगा, स्पार्क होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, पहला ऑप्शन कैपेसिटेंस लीकेज नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ सराउंडिंग एयर, ये हमारा सही ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ मल्टीप्लेट कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन विथ n प्लेट्स इफ ऑलवेज हैज n-2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा हमारे प्लेट्स कितने हैं, प्लेट है हमारे n और कैपेसिटर कितना हो रहा है हमारा n-1 है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर अ मल्टीप्लेट कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन विथ n प्लेट, मतलब कि हमारे
जो मल्टीप्लेट कैपेसिटर है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एन प्लेट है, तो उनका जो हम कैपेसिटर होगा वो हमेशा n-1 होगा पैरेलल में। हाँ सही बात है, यहाँ पे सारे जो होंगे पैरेलल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू की डायमेंशन कितनी होती है, AT होती है, और V की डायमेंशन हमारी कितनी होती है, ML स्क्वायर T-3 A-1। तो यहाँ पे हमारा फाइनल कितना आ जाएगा, M-1 L-2 T की पावर 4 A2। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यहाँ पे हमारा सेकेंड आंसर मैच कर रहा है। ओके, तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसके अलावा भी हमारा एक और चैनल है, हाउस ऑफ एम्बिशन, जहाँ पे आपको CUET से रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। और अगर ऐसा हो आप लोग को कि ये चैप्टर मैं करा रही हूँ और इसके क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे हैं, या फिर आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तो उस चैनल में हमारा डिटेल लेक्चर भी पड़ा है, जो कि आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आपको CUET से रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स लेनी हो, या फिर कोई भी आपको पता करनी हो, जैसे कोई भी नई अपडेट आ रही है वो जानना हो, तो आप इस चैनल को जाके चेकआउट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच एक्सप्रेशन करेक्टली गिव्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन अ वैक्यूम। देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी उसको हम क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होगा ना, वो भी हमारा सेम हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू में हमारा वॉल्यूम, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये वाला भी हमारा आंसर सही है, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में भी। और दूसरा हमारा क्या है, ये भी हमारा सही है, मतलब आंसर हमारा ये हो जाएगा C ऑप्शन। सो बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज अ लॉस टेंजेंट tan del is equal to 0.1 in a capacitor using this dielectric at high frequency the power loss is proportional to। देखो यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग कैपेसिटर होता है, अल्टरनेटिंग करंट वाला कैपेसिटर होता है, उसमें जो पावर लॉस होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू ओमेगा CV स्क्वायर tan डेल होता है ना। तो इसका ये इंपॉर्टेंट जो है ना, ये हाई फ्री, ये किसके लिए होता है, ये बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर। तो इसमें भी सीधा आपको फॉर्मूला रट लेना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टू कंसेंट्रिक conducting sphere with inner radius A and outer radius B, if the inner sphere carries a charge Q और जो outer वाला sphere है वो grounded है, तो what is the capacitance of a system। मतलब कि बाहर वाला जो हमारा sphere है वो grounded है और अंदर वाला जो है उसमें Q चार्ज है। तो यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटेंस होगा ना, वो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई A-B। ये स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है ना, क्या है, स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसमें है क्या कि हमने दूसरे वाले को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि जो हमारा आउटर स्फीयर है ना वो ग्राउंडेड है। जब वो ग्राउंडेड है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम अंदर वाले को करेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो होगा ये हो जाएगा। मतलब कि ग्राउंडेड है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको क्या कहते हैं कंसिडर नहीं करेंगे, बट उसमें कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज जो है हमारा खाली इनर स्फीयर पे है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, in a series RC circuit driven by a DC voltage V, what is the voltage across the capacitor at a time t equal to time constant t is equal to RC। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है अक्रॉस अ कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला होता है VC इज इक्वल टू V अंडर ब्रैकेट 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। अब यहाँ पे जो T है उसको हम RC कर देंगे, तो VC का फॉर्मूला क्या होता है, VC इज इक्वल टू V 1 माइनस 1 बाई ई आ जाएगा, क्योंकि ई के ऊपर -1 पावर आ जाएगी तो उसको 1 बाई ई हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ई, जो कि हमारा नियरली कितना हो जाएगा, नियरली अगर आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो वो वैल्यू वगैरह पुट करके तब आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमारा अभी फिलहाल कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा इसी में मर्ज हो गया, तो मैं इसको अलग से ऐसे कर देती हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब thicker than plate separation like T is greater than D is inserted
साइड वाइज इनटू अ कैपेसिटर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी। अब देखो अगर स्लैब की थिकनेस प्लेट के सेपरेशन से ज्यादा है तो जो कैपेसिटर होगा ना वो इफेक्टिवली फुल्ली फिल्ड हो जाएगा विद डाई इलेक्ट्रिक। वो क्या हो जाएगा, एकदम इफेक्टिवली फुल्ली फिल्ड हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक से। तो जो कैपेसिटेंस है ना वो सेम रहेगा एज फुल डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द सेम एज इट वर फुल्ली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन combination 4 microfarad capacitor in parallel with a series combination of 2 microfarad and 3 microfarad। अच्छा यहाँ पे हमारा जो 2 माइक्रोफराड है और 3 माइक्रोफराड है वो पहले सीरीज में है, तो उनको अगर कर लें तो 1/2 प्लस 1/3 करेंगे जो हमारा आ जाएगा 5/c। तो यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1/2 माइक्रोफराड। अब इसको हम पैरेलली करेंगे 4 माइक्रोफराड से, मतलब डायरेक्टली प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.2 माइक्रोफराड। अब यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट इससे कौन सा मैच कर रहा है आंसर, ए वाला, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मॉडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स टू डेल्टा डी इज इक्वल टू रो फ्री वियर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू में ई। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड है डी वो कितना है हमारा एप्सिलॉन इनटू में ई। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल डी इज इक्वल टू रो फ्री। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क इज मेड ऑफ कैपेसिटर ईच सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ शंट कैपेसिटर ऑफ C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड एंड अ सीरीज कैपेसिटर ऑफ C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लेडर। अच्छा यहाँ पे इनफाइनाइट लेडर की बात की गई है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसको हम C मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C2 प्लस C, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेटर की बात की गई है ना, तो उसमें यही ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही चाहे तो आप रट सकते हैं। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस √5/2 माइक्रोफराड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 10 वाला क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं समझ आया होगा तो मैं इसको वापस से एक बार समझा देती हूँ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ एक फंडामेंटल लॉ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के रिलेशन को बताता है। वैक्यूम में गॉस लॉ क्या होता है, वो होता है ये क्या कहते हैं, डेल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो हमारा चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंस से चार्ज जो होता है ना डेंसिटी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब डाई इलेक्ट्रिक के एटम्स पोलराइज हो जाते हैं। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। मटेरियल के अंदर बाउंड चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। तो जो टोटल चार्ज हो जाता है ना मतलब कि क्या कहते हैं रो टोटल, वो कितना हो जाता है रो फ्री प्लस रो बाउंड वाला। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फ्री चार्ज है ना वो कितना है, जो एक्सटर्नल सोर्स से आया है उतना है, मतलब बैटरी से सपोज। और बाउंड चार्ज कितना है, डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन से जो चार्ज बना है वो है बाउंड चार्ज हमारा। इस वजह से डायरेक्ट गॉस लॉ यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वेक्टर डिफाइन किया गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका सिंबल होता है ये हमारा डी। इसको डिफाइन किया जाता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस रो, ये डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पी, यहाँ पे जो हमारा पी होता है ना वो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर होता है। अब लीनियर डाइलेक्ट्रिक में रिलेशन सिंपल हो जाता है, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम का मोस्टली मटेरियल में पी जो होता है पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इसको साई भी बोलते हैं इनटू में ई। यहाँ पे साई जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला हो जाता है ना, डी हमारा वो कितना हो जाता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस एप्सिलॉन साई ई इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साई ई इंटू में ई। बट यहाँ पे जो हमारा 1 प्लस साई ई होता है वो कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर ई आर। तो यहाँ पे डी हमारा कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू में ई, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी,
रिलेटिव एप्सिलॉन इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो ई की वैल्यू हमारी यहाँ ये आ गई। अब देखो गॉस लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है ना डाई इलेक्ट्रिक के केस में, गॉस लॉ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है हमारा ये, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डाइवर्जेंस सिर्फ फ्री क्या कहते हैं फ्री चार्ज पर डिपेंड करता है, मतलब कि बाउंड चार्ज ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है यहाँ पे। इंटीग्रल फॉर्म जब इसी का आप लिखोगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऐसे ये हो जाएगा इंटीग्रल फॉर्म डी इज इक्वल टू क्यू फ्री, मतलब कि क्लोज सरफेस से डी का फ्लक्स कितना हो जाएगा जितना इनक्लोज फ्री चार्ज होता है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेक करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो हमारा डेल इंटू में डी है वो कितना है, रो फ्री है ना, या फिर इसको और क्या यहाँ पे लिखा गया है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू में ई। दोनों इक्वेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। और देखो अब यहाँ पे बी वाला बी फॉल्स इसको क्यों कहा, मतलब ये बी वाला जो है हमारा आंसर वो क्या है, फॉल्स। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, इट इज ट्रू ओनली फॉर वैक्यूम। वैक्यूम में एक्चुअली जो इक्वेशन होती है ना वो ऐसी हो जाती है, डेल इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज ट्रू ओनली फॉर कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टर इक्वेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब इस ये चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।